मित्रों नमस्कार। पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो में शिक्षा शास्त्रीय विषय पर बात कर रहे थे। आज हम उसी विषय पर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जब हम कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये होता है कि आज हमें पढ़ाना क्या है। जो पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्यों है और पढ़ाना कैसे है, यह हमें जब तक दिमाग में तय नहीं होता है तब तक हमारा पढ़ाना सार्थक नहीं होता। जब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम और जो पेडागोजी है उस समय हमने बात की थी तो एक पूरा चक्र बताया था कि पहले हमारी फिलोसफी तय होती है, फिर उद्देश्य तय होते हैं, फिर पाठ्यचर्या बनती है, पाठ्यक्रम बनता है, फिर विधाएं तय होती है, फिर मूल्यांकन तय होता है। तो ये सब तय करने के लिए ये तो थी हमारे एक सैद्धांतिक बातें। अब हम आज का जो वीडियो है इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि एक जो अध्यापक है वह कक्षा में जाकर के किस प्रकार का शिक्षण करवाए या उसकी योजना पहले कैसे तैयार करे ताकि उसका शिक्षण प्रभावी हो और वो जिस उद्देश्य को लेकर के कक्षा कक्ष में गया था उस उद्देश्य की संप्राप्ति ठीक हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब शिक्षक लोग हैं, चाहे हमने 8वीं तक के शिक्षक हैं, चाहे 12वीं तक के शिक्षक हैं, चाहे हम कॉलेज या इंजीनियरिंग या एम्स के कहीं के भी शिक्षक हैं, तो हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। वो योजना लिखित भी हो सकती है और योजना हम एक तरह से मस्तिष्क में उसका खखाल भी तैयार कर सकते हैं। परंतु विशेषकर जो बीएड कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनको पाठ योजना तैयार करनी जरूरी होती है। तो पाठ योजना तैयार करते समय उसके दिमाग में पहले ये होता है कि हम उद्देश्य कैसे निर्धारित करें। तो दरअसल उद्देश्य शब्द में ही अपने आप में एक दिशा छिपी हुई है, उद्देश्य। तो हम उद् का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है किसकी तरफ। तो हम किसकी तरफ जाए, क्या बात लेकर के हम बच्चों को पढ़ाए, तो उनको हम उद्देश्य कहते हैं। जो बातें दिमाग में रख करके हम शिक्षण कार्य करवाते हैं उनको हम उद्देश्य कहते हैं। तो सबसे पहले पाठ योजना तैयार करते समय क्या निर्धारण किया जाता है? उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण करते समय हमें एक सिंपल सी बात को ध्यान रखनी है कि 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य और विशिष्ट। हमारे जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री है ब्लूम, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा काम किया है। उनकी किताब है टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो विषय जो उद्देश्यों का उसमें वर्गीकरण किया गया है। परंतु पहले हम एक फौरी तौर पर हम उद्देश्यों को समझ लें कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, इसका जवाब ही उद्देश्य होता है। तो सामान्य भाषा में हम एक परिभाषा आपको नोट करनी हो तो नोट कर लीजिए कि किसी कार्य को करने के पीछे निहित कारणों को उद्देश्य कहते हैं तथा उस कार्य को संपन्न करने हेतु तो उसकी विविध पक्षीय क्रियाओं पर पूर्व चिंतन तथा निश्चय को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्यों के 2 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्यों पर बात करते हैं। शिक्षा का जो पहला काम होता है कि जो हमारा जो जीवन मिला है उसको हम सार्थक बनाएं। मनुष्य को मनुष्यता की पहचान करवाना, आदमी को आत्मीयता की पहचान कराना, उसके जीवन को उपयोगी बनाना, उसके जीवन को आनंदमय बनवाना, सत्यचित आनंद की अनुभूति करवाना, ये एक उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन को सुखी बनाना। दूसरा है हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ मेंटल पावर होता है। वो मेंटल पावर बिना कोई गुरु के, बिना कोई शैक्षिक परिस्थितियों के संपन्न नहीं हो सकता। तो उस मेंटल पावर को डेवलप करने के लिए, उसको सार्थक दिशा देने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत होती है। तो ये एक सामान्य उद्देश्य होता है।
तीसरा हम कह सकते हैं कि जो बच्चे को नया लगातार सीखने को प्रेरित करने के काम ये हम परिस्थितियों से पैदा कर सकते हैं। अगर हम जंगल में छोड़ दें किसी बच्चे को तो वो अपने आप कुछ नहीं सीख पाता, उसको लगातार सीखने के लिए वो उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, उसको लगातार प्रेरित करना पड़ता है। तो इसके लिए भी शिक्षा जरूरी है, ये शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है। चौथा, ये हमारी भारतीय पद्धति है कि मनुष्य में स्वभावतः प्रकृतितः सत, रज और तम 3 प्रकार की जो मानसिक शक्तियां होती है। मनुष्य का जो ये क्रम है इसका, रज, तम और सत। तो मनुष्य है वो जन्मतः रज के गुण में रहता है, थोड़ा सा उसको क्रोध आता है या जो आक्रामक होता है वो उसको तम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उनका शमन करके जब सात्विक भाव आ जाता है तब वो, जैसे कहते हैं आहार निद्रा अभय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम या ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान है। यह धर्म का मतलब है, ये मतलब है चेतना, सात्विकता। तो लगातार मनुष्य इसकी तरफ बढ़ता रहता है, सत रज से तम और तम से सत की ओर। सत में मतलब जो शांति, एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, तो यह एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो संवेग होते हैं उन संवेगों को हम प्रशिक्षित कर लेते हैं। मान लीजिए भूख लगना है, तो भूख लगना हमारा नेचुरल है, परंतु हम हर कहीं जाकर के भूख का प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम किसी से मांग कर खाना नहीं खा सकते, हमें मेहनत करके कमा कर वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो मेहनत करके कमा करके इज्जत से जो भोजन बनाते हैं उसको हम कह सकते हैं ये हमारा सात्विक भाव है। भूख लगना तम रज का भाव है। तो ये रज, तम और सत में संतुलन करवाना शिक्षा का काम है। तीसरा, मार्गदर्शन। बच्चा जो होता है उसको हर वक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों से, जिन अतीत की घटनाओं से जूझ चुके होते हैं, बच्चा उससे अछूता होता है। तो हम वातावरण ऐसा देते हैं, स्कूल का वातावरण हो, कॉलेज का वातावरण हो, समाज का वातावरण हो, परिवार का वातावरण हो, उसके माध्यम से हमें बच्चों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, एक अच्छा सामाजिक बनाने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक लोकतांत्रिक उसमें मूल्यों का विकास करने के लिए। ये सामाजिकता की बात अभी यहाँ आई की थी। समायोजन सबसे जो होता है कि बच्चा जो समाज में आता है तो उसकी हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, पर बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग वर्ग से आते हैं, अलग जाति से आते हैं, अलग उनकी सोच होती है। तो उन सब बच्चों के साथ वो समायोजन कर ले या बड़ा होकर के समाज के साथ वो सामंजस्य बिठा ले, ये भी एक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य होता है। और अंतिम उद्देश्य बहुत उसकी मोटी मोटी बात कर रहे हैं हम, संवेग का नियंत्रण। अभी जैसे बात की भूख है, क्रोध है, या घृणा है, या जुगुप्सा है, ये जितने भी भाव हैं उन भावों पर नियंत्रण करना, उनको सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ना, यह भी हमारा शिक्षा का काम है। भी अगर हम क्रोध का भाव है, ये क्रोध हमारे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति होता है जो किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है, तो वो क्रोध का भाव यहाँ उचित है। अगर हम क्रोध किसी दुर्बल के व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं तो वो हमारा केवल संवेग है, उस पर नियंत्रण नहीं हुआ। तो उस पर नियंत्रण करना, उसको शिक्षित करना, उसको संस्कारित करना शिक्षा का काम है। जैसे हम भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि शिक्षा का काम बच्चे को संस्कारित करना है। गांधी जी का पूरा जोर यही था कि जो शिक्षा संस्कार देने का काम नहीं करती है, मैं उसे शिक्षा का नाम देना ही उपयुक्त नहीं समझता। तो संस्कार का मतलब यही है कि उसके जो मनुष्य के चरित्र के जो मूलभूत तत्व है, जो रस से जो बना हुआ है, तो वो उसमें लगातार निखार ला करके उसको जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उसको सही दिशा की ओर मोड़ देना ही हमारा सामान्य उद्देश्य
होते हैं। ये कुछ सामान्य उद्देश्य को हमने मोटा मोटी, और भी बहुत हो सकते हैं, लोकतांत्रिक नागरिक बनाना, समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये सब भी सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो इनको हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, जो शिक्षा में हमारे काम आते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, जिसको हम एक तरह से अगर मोटा मोटी समझे तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं एम्स कह सकते हैं। एम्स का मतलब टारगेट होता है। जब एक निश्चित, जैसे मान लो आपको कविता पढ़ानी है तो कविता पढ़ाना आपका एक उद्देश्य है, वो एम है। आपको मान लो गणित का पाइथागोरस का नियम समझाना है, बुदायन समझाना है, तो वो आपका एक एम्स है। तो हम यहाँ एक बार पुनः आपको तो ये जो परिभाषा दी कि किसी कार्य करने के पीछे निहित कारणों को उद्देश्य कहते हैं। कोई काम पढ़ा रहे हैं हम, कक्षा 1 को पढ़ा रहे हैं या 5वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उसके जो कारण है उनको हम उद्देश्य कहते हैं। अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संपन्न करने के लिए उसके विविध पक्ष है। जैसे मान लो हम हिंदी पढ़ाना हमारा उद्देश्य है, अब हिंदी में उसको कविता पढ़ानी है, तो कविता को उसको विविध पक्ष है, कविता का उसको वाचन भी आना चाहिए, कविता के कठिन शब्द भी आने चाहिए, तो ये सब उसका विविध पक्ष है। फिर उसमें पूर्व चिंतन, पहले से उस पर चिंतन करना, तय करना कि हम कविता को पढ़ाएंगे तो हम उसमें क्या क्या काम करेंगे। बच्चों का उच्चारण भी सिखाना है, बच्चों को कठिन शब्द भी सिखाना है, बच्चों को भाव का अर्थ भी बताना है, बच्चों को दूसरी कविता के साथ इसकी तुलना करना भी सिखाना है, तो ये, और बच्चों में ऐसी कविताओं के प्रति रुचि जागृत करना, तो ये उसके विविध पक्ष है, उस पर चिंतन करना। फिर उसको निश्चित करना कि हम एक दिन की कक्षा में, 40 मिनट की कक्षा में या 1.5 घंटे की कक्षा में हम ये काम करेंगे, तो हम उसको विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो जो हम कक्ष में जो सम प्राप्ति करना चाहते हैं उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। हमारे जो बीएड का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, उसमें एक आपको डायरी मिलती है, उस डायरी में उन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो ब्लूम है। ब्लूम ने अपनी पुस्तक में, ये टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। उसमें 2 प्रकार के उद्देश्य बताए गए, एक संज्ञानात्मक और एक ये भावात्मक। उससे पहले हम जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, जैसे अभी हमने ये जो सामान्य उद्देश्य पढ़े थे, उसके आधार पर हम विशिष्ट उद्देश्य पढ़ सकते हैं। जिसमें हम विद्यार्थी का आयु देखते हैं कि जैसे मान लो पहली क्लास है, पहली क्लास को कविता पढ़ानी है तो कौन सी कविता पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, वो अलग तय किया जाता है। फिर बच्चे का देखते हैं बुद्धि विकास कैसे हुआ है। फिर मान लो आज 5 साल का बच्चा है, उसका बुद्धि विकास अलग होगा, 15 साल के बच्चे का अलग विकास होगा, उसके उदाहरण अलग होंगे। उसमें लड़कियां में भिन्नता आती है, उनमें अलग उनकी क्षमताएं होती है, अलग उनका वातावरण होता है, अलग उनकी परिस्थितियां होती है। वैसे ही वर्ग की भी परिस्थितियां अलग होती है। जैसे कोई किसी कम्युनिटी से है, मान लो आज बांसवाड़ा के बच्चे हैं, उसको पढ़ाते समय वहाँ माही नदी का उदाहरण लेंगे, यहाँ वाले बच्चे को पढ़ाते समय हम यहाँ के जो धोरों का उदाहरण लेंगे। तो सब जगह अलग अलग आपको अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं, अलग सामाजिक वर्ग के बच्चे होते हैं, अलग जाति वर्ग के बच्चे होते हैं, अलग धर्म वर्ग के बच्चे होते हैं, तो अलग जो संस्कृति के बच्चे अलग होते हैं। तो उनके आधार पर हमें विशिष्ट उद्देश्य तय करने पड़ते हैं। फिर हर बच्चे की विशेषताएं अलग अलग होती है, तो उस बच्चे की विशेषता के आधार पर भी हमें अपनी जो उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। जैसे मान लो एक कक्षा है, वहाँ सभी बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं कम है, तो हमें अपने जो योजना बनाते समय हमें उसी प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा। हम इस विशिष्ट उद्देश्य को जो हमें कक्षा में प्राप्त करने होते हैं, जो हमें कक्षा की डायरी में पहले लिखते होते हैं, उसको हम इस ब्लूम के सिद्धांत से और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, ब्लूम ने 2 प्रकार के उद्देश्यों को बताया, एक संज्ञानात्मक और एक भावात्मक। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारी जो पूरी कक्षा का जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें संज्ञान पे ही ज्यादा काम होता है। तो संज्ञान का अर्थ क्या होता है? सम धन ज्ञान। देखो, ये केवल जानकारी नहीं है। हमें कोई पूछ लिया अभी ताजमहल कहाँ है, हम बता देते हैं आगरा, तो ये एक सूचना है,
ज्ञान नहीं है। आपको संज्ञान तब होगा जब आप ताजमहल को दूसरे जो वैसे हिस्टोरिकल प्लेस है या हेरिटेज प्लेस है उसमें पहचान सके, उस आगरा की पूरी पृष्ठभूमि बता सके, उस ताजमहल को आप ताजमहल की जो सौंदर्य है उसकी अनुभूति स्वयं कर सके, और उसकी सुंदरता की जो बातें हैं वो आप अपने साथियों से, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने कोई कक्षा में, सब जगह वो बात समझा सके। तो इस प्रकार की जो पूरी जानकारी होती है उसको हम कहते हैं संज्ञान। सम उपसर्ग हमारे हिंदी में और संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये होता है सम्यक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, एक तरह से एग्जैक्ट जो ज्ञान होता है वो है। तो यहाँ ये जो संज्ञान का मतलब ये होता है कॉग्निटिव, उसका मतलब है कि भली प्रकार से जो हम ज्ञान है। तो इस ज्ञान को प्रकार बताया इन्होंने, बांट सकते हैं हम। एक तो संज्ञान जो संज्ञानात्मक विकास है उसको हम ऐसे बांट सकते हैं, ज्ञान को ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग। अब गौर करना, ये संज्ञान के पार्ट है। तो जो ज्ञान होना मतलब जैसे हमने ज्ञान हो गया कि आगरा में ताजमहल है, शाहजहां ने बनवाया, इतने पैसे लगे, ये कारीगर था, ये नक्शा था, ये सब संगमरमर लगा हुआ है जो राजस्थान से गया, ये सब ज्ञान है। अब अवबोध अंडरस्टैंडिंग है कि हम उस आगरे की जो ताजमहल है उसकी विशेषताओं को अन्य धरोहर के साथ जोड़ सके, मिला सके, उसकी समझ विकसित कर सके, यह अवबोध। अब है ज्ञानोपयोग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एप्लीकेशन। यह है नॉलेज, यह है अंडरस्टैंडिंग और यह है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि हम जो सीखा है, हमने जो सीखा है उसको हम व्यवहार में काम आ ले, वो है हमारा एप्लीकेशन। सबसे जो बड़ा उद्देश्य शिक्षा का, अगर सीखने का मतलब एक मतलब में अर्थ निकाला हो तो ये है व्यवहारगत परिवर्तन। किसी बच्चे ने गुणा सीखी, इसका मतलब है कि वो अगर 10 रुपया लेकर गया और उसने 4 पेन लिए, एक पेन के 2 रुपए थे, तो 8 रुपये देकर आता है, 2 रुपये लेके आता है, इसका मतलब इसने गुणा सीख लिया है। ये व्यवहारगत परिवर्तन है, इसी को हम ज्ञानोपयोग कहते हैं। जैसे कविता उसने सीखी, कविता पढ़ी, अब कोई पूछे उससे भी तुम्हें इस विषय पर कविता आती है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कोई पूछ ले भी, झांसी की रानी किसी कविता है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान के ज्ञान तो है, परंतु कभी मौका पड़े तब हमें याद नहीं आता। इसका मतलब अभी तक ज्ञानोपयोग नहीं सीखा है, मतलब अभी तक हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो ठीक ठीक नहीं हुआ है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कौन सी कविता में क्या भाव है, उसको कैसे प्रस्तुत करना है, वो हमने अभी तक नहीं सीखा है, तो ये भी हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग में पहचान करना, तुलना करना, ये सब आता है। जैसे जो गणित में जो रीजनिंग होती है, एक आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, उसमें एक क्रम होता है, उसको पहचानना, उसको आगे पीछे कर लेना, संख्या को आगे पीछे कर लेना, तो ये सब अवबोध में आता है। कंपैरिजन करना, जैसे मान लो आगे की कविता है कि उड़चल हारे लिए हाथ में यही अकेला ओ चातन का, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए राह सजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए राह जीवन की। ये हरित पक्षी को लेकर आगे की कविता है। वैसे हरित पक्षी को लेकर के सूरदास ने भी कविता लिखी है कि हाँ हरि हम है हरि हरिन की लकड़ी। तो अब ये तुलना करनी भी आनी चाहिए। सूरदास जी का हरिन की लकड़ी का मतलब क्या है? वहां भक्ति का भाव है, समर्पण का भाव है, और यहाँ है आगे
जीवन को जीने का भाव, उसमें सदा नवीनता का भाव। तो ये तुलना करने भी आनी चाहिए, उसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो जैसे ही आप अपनी पाठ योजना बनाते समय जब आप कोई कविता लेते हो, कोई कहानी पढ़ाते हो, कोई निबंध लेते हो, कोई गणित का सूत्र लेते हो, कोई भौतिकी का चैप्टर लेते हो, कोई केमिस्ट्री का चैप्टर लेते हो, तो आपको ज्ञान का, अवबोध का और ज्ञानों को उपयोग का पहले उद्देश्य तय करना होता है। यह सब संज्ञानात्मक विकास में आता है, क्योंकि ये हमें उस समय बच्चे को उस 40 मिनट में, 1.5 घंटे में ये हमें विकसित करना है। तो ये ज्ञान में तो समान है, उसकी कंसेप्ट बता समझाना है कि बच्चे को कंसेप्ट आ जाए, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर उसकी एप्लीकेशन डेवलप हो जाए। आपने देखा होगा जो भी RS का, IAS का या इसके एग्जाम होते हैं उसमें एप्लीकेशन बेस्ड होता है। हम ये नहीं पूछा जाता कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है, आपको परिस्थितियां दी जाती है और फिर कहा जाता है कि अब बताओ कि ये इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, या उस आर्टिकल, कोई आर्टिकल देखे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाएगा। तो ये इस प्रकार ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे लिए जरूर आनी चाहिए। तो ये जो व्यवहारगत परिवर्तन और सीखने का, अगर एक ही पंक्ति में उत्तर पूछे तो है व्यवहारगत परिवर्तन। अब दूसरा उन्होंने बताया था भावात्मक, ये भाषा में ज्यादा काम आता है, हालांकि सभी विषयों में काम आता है। जैसे गणित है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उसने पाइथागोरस सीख लिया, गुणनखंड सीख लिए, समीकरण सीख लिया, अलजेब्रा सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, परंतु अब वो गणित के प्रति, संख्याओं के प्रति उसको रुचि नहीं है, तो इसका मतलब उसका भावात्मक विकास नहीं हुआ। इसको 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। ये भावात्मक विकास में एक तो रुचि आता है, इंटरेस्ट। जैसे कोई कविता पढ़ रहा है तो वैसे ही उसकी कविता दूसरी पढ़ना में इंटरेस्ट बने। जैसे उसने गणित पढ़ रहा है तो नई नई संख्याओं से उसको उसको खेलना आना चाहिए। कोई आकृति, जिसकी ज्यामिति में रुचि है तो ज्यामिति, आकृतियां, भिन्न भिन्न आकृतियां देखे उसमें वो उसकी इंटरेस्ट बने, ये रुचि है। दूसरा वो अभिवृत्ति, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है अभिवृत्ति, एक होता है अभिरुचि। ये एक तरह से रुचि का ही बड़ा रूप है। मतलब हम जब टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो अभिरुचि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों डेवलप होना चाहिए जब हम जो सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। तीसरा शलाघा, कोई भी आपने कोई कविता पढ़ी और आपको बहुत अच्छी लगी तो वो आपको प्रशंसा करनी आनी चाहिए। कोई आपने सूत्र सीखा और सूत्र देखा कि आर्यभट्ट ने ऐसा कहा है या केपलर ने ऐसा कहा है, तो उसके प्रति आपके मन में आदर का भाव आना चाहिए, उसके प्रति आप में सम्मान का भाव आना चाहिए। इसको कहते हैं शलाघा। तो ये भी हमारा शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य होता है जो अपने पठन पाठन के दौरान हमें हासिल करना होता है। ये है हमारा कौन सा भावात्मक पक्ष। तो ये भावात्मक पक्ष जो ब्लूम की किताब है उसमें उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। जो इसके अलावा एक क्रियात्मक पक्ष और है, हालांकि जो ब्लूम ने उसका वर्गीकरण नहीं किया है परंतु उसमें छिपा हुआ है, क्योंकि कोई भी जब हम सीख रहे होते हैं तो एक तो होता है व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास, एक होता है उसका भावात्मक विकास और तीसरा होता है क्रियात्मक विकास। जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये हमारा, मैंने कहीं छोटी क्लास में क लिखना सीखा होगा, ख लिखना सीखा होगा, वहाँ हमने ये लिखना शुरू किया था तो मेरा ये लिखने का कौशल विकसित हुआ है। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मेरे बार बार मुझे बुलाया गया होगा, मंच पर लाया हुआ होगा, तब मैं इस प्रकार मैंने कुछ कुछ बोलना शुरू किया है। तो ये सब कौशल है। वो तो जो साइकिल चलाना, कार चलाना, ये सब हमारे जो हाथ से जो हम काम करते हैं इसको अंग्रेजी में स्किल कहते हैं और हिंदी में कौशल कहते हैं। तो ये क्रियात्मक पक्ष है। हमारी गीता में 3 प्रकार के योग आते हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग। तो अगर हम ईश्वर की प्राप्ति तीनों योगों से बन गई है, ज्ञान योग भी होना चाहिए, कर्म योग भी होना चाहिए, परंतु वहां कर्म की प्रधानता बताई गई है।
तो ये हमारा भारत में चिंतन में कर्म को बहुत प्रधानता दी गई है। इसमें एक जयशंकर प्रसाद की कविता है कामायनी में, तो कामायनी में बहुत जोर दिया गया है कि भाव, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों का संयोग होना जरूरी है। कोई मनुष्य अगर इन तीनों रूपों से संयुक्त होगा तभी वह सही मनुष्य कहलाएगा। तो उनकी कविता है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कैसे इच्छा हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये विडंबना जीवन की है कि तीनों मिलते नहीं है, और जब मिल जाते हैं तो जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है। एक तरह से जीवन अपने जो सही अर्थ में प्रकट होने लगता है। तो आप अगर हम कोई भी भारतीय परंपरा में सीखने सिखाने की बात करते हैं तो इन तीनों तत्वों का संयोग होना जरूरी है। तो ब्लूम से भी आगे हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय दर्शन पद्धति यह बात कह रही है। तो गीता में तो तीनों योगों के बारे में स्पष्ट, आप एक अर्जुन का सवाल जवाब में भी इस बात को समझ सकते हैं। जैसे माना अर्जुन सवाल कर रहे हैं कि ये युद्ध भूमि है, मुझे क्या करना चाहिए, इधर मेरे माँ ये जो सगे संबंधी है और इधर मुझे अपने राज्य को प्राप्त करना है। तो अब ये उसका जो सवाल जवाब हो रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये एक तरह से ज्ञान का पक्ष है। जब वो बताता है, कृष्ण भगवान बताते हैं कि तुम्हें इस भाव से अलग रहना है क्योंकि तुम यहाँ केवल निमित्त मात्र हो, तुम एक तरह से पांडु के पुत्र नहीं हो, यहाँ तुम धर्म के पुत्र हो, वो अधर्म के पुत्र है। तो तुम्हें धर्म के पुत्र होने के नाते तुम्हें धर्म के लिए लड़ना होगा। और जब वो अर्जुन लड़ने के लिए तत्पर होता है और लड़ाई करता है तब वो उसका क्रियात्मक पक्ष है। तो हम एक तरह से वहाँ पूरी अर्जुन और कृष्ण को हम एक कक्ष में भी देख सकते हैं। तो हम जब उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कक्षा की पाठ योजना में, तो ऐसे करना होता है। हमें उसकी आपकी जो डायरी मिलेगी उसमें ये लिखे होते हैं, ज्ञान का उद्देश्य, अवबोध का उद्देश्य, ज्ञानोपयोग, फिर कौशल, फिर अभिवृत्ति, फिर अभिरुचि, फिर श्लाघा, फिर वो आगे सहायक सामग्री। मतलब ये सब चीज़ें प्राप्त करोगे तो क्या क्या आपको और चाहिए कि चैप्टर की आपको लपेट फलक चाहिए, नक्शा चाहिए, ग्लोब चाहिए, आपको कक्षा से बाहर जाने की जरूरत चाहिए, पेड़ पौधे की पत्तियां चाहिए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ उसमें लिखने होते हैं। फिर आपकी कक्षा कक्ष की स्थितियाँ चलती है, उसके अनुसार आपने कक्षा कक्ष में क्या क्या कर रहे हो और कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हो वो आप लिखते जाओगे। तो मेरा ये है कि आप जो भी अपनी योजना बनाएं, आप इधर उधर देख के नहीं बनाएं, ये सोच के बनाएं कि मेरी कक्षा कक्ष में 40 बच्चे हैं, मैं उन 40 बच्चों को पहले से तय करूं कि मुझे क्या क्या उसको पढ़ाना है। जब ये आप सही सही तय कर लोगे तब आपका जो योजना है वो सार्थक बन सकती है। ये जो सामने आपको लिखा मिल रहा है, ये मूल इसका कंसेप्ट है कि आपको सारी क्रियाएं देखनी है कि मुझे एक छोटी सी कविता पढ़ानी है तो मैं उस कविता के कैसे कैसे पक्ष को उभार सकता हूँ। बच्चों को खड़ा करके पढ़ाना है कि बच्चों को सामने किताब दिखानी है कि चैप्टर को चार्ट दिखाना है कि चित्र दिखाने हैं, वो आप चाहे थोड़ा पढ़ाओ, परंतु जितना पढ़ाओ उतना पढ़ाओ कि बच्चे के में बिहेवियर चेंजिंग हो जाए, उसके व्यवहारगत बदलाव होना जरूरी है। यही हमारा असली सीखना है। तो ये एक पाठ योजना का आपका सैद्धांतिक पक्ष था जिसको मैंने खोल करके आपको स्पष्ट किया है। हम कल एक अगले वीडियो में एक उदाहरण से इस पूरी पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है, उसके विशिष्ट उद्देश्य कैसे तैयार किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।